डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में पिटकुल की समीक्षा बैठक, परियोजनाओं की प्रगति पर हुआ मंथन, विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दी निर्देश। मंत्री गणेश जोशी और ब्रिगेडियर सुधीर मलिक के बीच मुलाकात, पूर्व सैनिकों को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर, 13 फरवरी से लगेगा रोजगार मेला। 14 फरवरी से सरस मेले और 18 फरवरी से फूड फेस्टिवल का आगाज, मंत्री गणेश जोशी ने बैठक कर तैयारी के लिए जाएगा अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत, मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामीणों की सुनी समस्या, विभिन्न विभागों के स्टॉलों का किया निरीक्षण। लालडांड चिल्लरखाल रोड पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, 18 गांवों को मिलेगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी, 40,000 आबादी को मिलेगी राहत। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम धामी की अध्यक्षता में पिटकुल की समीक्षा बैठक, परियोजनाओं की प्रगति पर हुआ मंथन, विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर सीएम धामी का कड़ा रुख, वितरण लॉस और विद्युत चोरी पर जीरो टॉलरेंस से साफ कहना सीएम धामी का। ग्रामीण ग्रीष्मकालीन चुनौतियों से निपटने की तैयारी तेज, सीएम धामी के कड़े निर्देश, ऊर्जा परियोजनाओं को मार्च तक पूर्ण करें कहना सीएम धामी का। परियोजनाओं का अप्रैल में हो शुभारंभ, सीएसआर से सामाजिक सरोकार मजबूत करने पर जोर, पृथक खाता खोलकर पारदर्शी और रचनात्मक करे उपयोग। एडीबी और मुख्यमंत्री घोषणाओं की परियोजनाओं को दे रफ्तार, भूमि आवंटन पर सप्ताह में पूरा कर समय से करे क्रियान्वयन, समयबद्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर दे जोर। विद्युत वितरण लॉस को न्यूनतम, विद्युत चोरी पर सख्ती और वितरण लॉस में लापरवाही बरतने वालों पर करे कड़ी कार्रवाई। एडीबी पोषित उपकेंद्रों से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र करे निस्तारण। लालडांग चिल्लरखाल रोड पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, 18 गांवों को मिलेगी ऑल वेदर कनेक्टिविटी, सेंटर फॉरेस्ट एरिया की बाधा हुई दूर, 40,000 आबादी को बड़ी राहत। विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूड़ी ने जताया आभार, उपलब्धि के लिए सीएम धामी सांसद अनिल बलूनी का जताया आभार। आसपास के ग्रामीण अंचलों के लिए जीवन रेखा है कहना है खडूड़ी का। उपलब्धि के लिए सीएम धामी सांसद अनिल बलूनी का जताया आभार। पिछले 4 वर्षों से मामले को लेकर थी प्रयासरत, कड़े प्रयासों और प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप ही आदेश हुआ पारित। क्षेत्र की जनता को बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करना मेरा संकल्प, कोटद्वार के विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्धता। कोटद्वार वासियों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके पास एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई हूं। लालडांग चिल्लरखाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको आदेशित कर दिया है। उस रोड के लिए परमिशन हमको मिल गई है। उस रोड को बनाने के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी को, अपने एमपी सांसद अनिल बलूनी जी को और अपने अफसरान को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। साथ ही साथ मैं मेंशन करना चाहूंगी जो हमारे वकील थे, एआरओ जो थे हमारे दिल्ली में, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं क्योंकि पिछले कुछ समय से बहुत लगातार डेट्स आ रही थी और डेट्स पर हमारी जिरह चल रही थी। मैं आभार व्यक्त करती हूं अपने सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ये आदेश दिया है जो कि जनहित में बहुत आवश्यक था। सभी जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं इस रोड पर पिछले 4 साल से लगी थी और मैं डिटेल में इसके बारे में आपसे जरूर दोबारा से आपके बीच आऊंगी और आपको बताऊंगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ आगामी सरस मेला और फूड फेस्टिवल 2026 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने निर्देश दिए कि जनपद उधम सिंह नगर में 14 से 23 फरवरी तक आयोजित होने वाले 10 दिवसीय सरस मेला और जनपद चंपावत में 18 से 24 फरवरी तक प्रस्तावित 7 दिवसीय फूड फेस्टिवल की सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए, जिससे कि कार्यक्रमों का सफल आयोजन हो सके। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने हाउस ऑफ हिमालय
हिमालयाज ब्रांड की प्रगति की भी जानकारी ली। विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि पहाड़ की महिलाओं द्वारा तैयार उत्तराखंडी उत्पादों के इस ब्रांड ने लॉन्चिंग के मात्र 2 वर्ष के भीतर 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि आगामी समय में हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद विदेशों में भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से अतिरिक्त महानिदेशक पुनर्वास निदेशालय के ब्रिगेडियर सुधीर मलिक ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान ब्रिगेडियर सुधीर मलिक ने सैनिक कल्याण मंत्री को महानिदेशालय पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय और की ओर से देहरादून के जसवंत ग्राउंड गढ़ी कैंट में 13 से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला कार्यक्रम के लिए औपचारिक आमंत्रण दिया। मुलाकात के दौरान पूर्व सैनिकों के पुनर्वास, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे आयोजनों से पूर्व सैनिकों को सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने रोजगार मेले के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रायपुर ब्लॉक के सरोना स्थित बगद्वारी खाल में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार और प्रशासन चला गांव की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। शिविर में कृषि विभाग के लाभार्थियों को कृषि यंत्र और चेक वितरित किए गए। वहीं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं और किशोरियों को मां लक्ष्मी किट एवं किशोरी किट प्रदान की गई। शिविर के दौरान 41 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही किया गया। शेष विकासपरक और योजनाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध प्रस्ताव तैयार करने और समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री का संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक सरकार की योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचे और कोई भी व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक 7 लाख से अधिक नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल चुका है। सोरोना में माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल जन जन की सरकार, जन जन के द्वार का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें सभी गांवों के ग्रामों के ग्राम प्रधान व स्थानीय जनता यहां पर थी। लगभग 41 शिकायतों का निदान मौके पर किया गया। 28 से अधिक विभाग हमारे यहां पर आए हुए हैं, क्योंकि हमारी सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, जनता के लिए समर्पित है। और आपने देखा होगा लोग कितने संतुष्ट हैं हमारे कामों से। वो सरकार की और व्यक्तिगत रूप से मेरी भी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार तीसरी बार, वैसे 4 बार का विधायक हूं, पहले मैं दूसरी जगह से था, लगातार 3 बार से मैं इस क्षेत्र का विजिट कर रहा हूं और इस क्षेत्र में मैं वोट मांगने भी नहीं आता हूं। 92% से अधिक वोट मुझे इस क्षेत्र में मिलता है, क्योंकि मुझसे पूर्व यहां पर जो विधायक थे वो जनता के बीच में नहीं आते थे। और आज कोई छोटी घटना घटती हो, कोई आपदा हो, कोई छोटा सा भी काम हो, मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहता हूं। और इस अवसर पर मैं अपने विभागीय अधिकारी, अपने एडीएम, अपने डीडीओ, अपने एसडीएम, सीएमओ, जितने भी अधिकारी डिपार्टमेंट के यहां पर आए, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो यहां पर आए और उन्होंने जनता की समस्या को निदान यहीं पर किया। क्योंकि जब कप्तान सही होता है, देखिए यही अधिकारी पहले थे, लेकिन आज ये अधिकारी जनता के से मिलकर काम कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो रहा है। तो एक बार मैं
इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार करता हूं कि आपने ये अभिनव पहल की है और पहले ये कार्यक्रम था उसको 20 दिन और बढ़ाया है ताकि अधिक से और अभी तक 5,62,000 लोग इस योजना के माध्यम से लाभ लेते हैं। प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान अब ग्रामीण इलाकों के बाद नगरीय क्षेत्रों में भी दस्तक दे रहा है। इसी क्रम में चंपावत के जिला मुख्यालय स्थित गोरलचौड़ मैदान में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक विशाल जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अपनी समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। प्रशासन द्वारा लगाए गए स्टॉल्स पर विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए लोगों को मौके पर ही पंजीकरण किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता को बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। शिविर में समाज कल्याण, स्वास्थ्य, राजस्व, कृषि और विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्वयं स्टॉल्स का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने की हिदायत दी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रशासन खुद जनता के पास पहुंचे। इस अभियान के माध्यम से हम अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चुका भ्रष्टाचार योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको आम आदमी तक उन्हीं के पहुंचाने के लिए जन जन की द्वार जन जन की सरकार कार्यक्रम अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बीच में राज्य सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों को शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया गया है, जिसका आज नगर पालिका परिषद चंपावत क्षेत्रांतर्गत गोरलचौड़ मैदान में ये कार्यक्रम सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में संचालित है और यह माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र चंपावत का एक विधानसभा क्षेत्र भी है और इसमें 23 विभाग एक जगह एकजुट होकर यहाँ पर उनके अपने अपने स्टॉल लगे हैं और नगरीय क्षेत्रों के लोगों को एक जगह पर सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर तीव्रता के साथ उनके जो भी शिकायती पत्र हैं उस पर कार्रवाई करें। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप एक वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। घनसाली में आयोजित 3 दिवसीय घनसाली बसंत महोत्सव कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में विधायक शक्तिलाल शाह, डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल भी उपस्थित रही। इस अवसर पर मंत्री सतपाल महाराज ने नगर पंचायत घनसाली को 13 करोड़ 1,32,000 की विकास योजनाओं की सौगात दी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सभी को बसंत महोत्सव की शुभकामनाएं भी दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बसंत का ये समय प्रकृति के रंगों और खुशियों का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। ये महोत्सव न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है, बल्कि हमारे समाज को एकजुट करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में निरंतर विकास हो रहा है। घनसाली में बसंत महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे द्वारा जनपद टिहरी के घनसाली विधानसभा के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की 1,71,79,000 एक योजना का शिलान्यास किया गया, जबकि सिंचाई विभाग की 10,69,63,000 लागत की 2 योजनाओं के शिलान्यास के साथ पंचायती राज विभाग के 60 लाख लागत से 3 पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया। ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर एक्शन। एसडीएम योगेश और सहायक अभियंता अभिषेक की बड़ी कार्रवाइयों से अवैध निर्माणकर्ताओं में मच रही खलबली। लेन नंबर 10 निर्मल बाग ब्लॉक बी ऋषिकेश में रवि के अवैध निर्माण को किया सील। एसडीएम योगेश मेहरा के आदेश पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में सीलिंग की कार्रवाई। संयुक्त अभियंता पूनम सकलानी ने पुलिस बल की उपस्थिति में की सीलिंग की कार्रवाई। एसडीएम मेहरा का कड़ा संदेश, ऋषिकेश में नहीं बख्शी जाएंगे अवैध निर्माण। कहना मेहरा का प्राधिकरण के नियमों को तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। ऋषिकेश को अवैध निर्माणों से मुक्त रखना मेरी प्राथमिकता, आगे भी अवैध निर्माणों पर कार्रवाइयां रहेगी जारी। केम्प्टी टैक्सी स्टैंड के पास चल रहे अवैध खनन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा ढह गया है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि रात के समय जेसीबी मशीन से लगाकर मुख्य मार्ग के नीचे प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसमें एक नगरपालिका सभासद का नाम भी शामिल है। लेकिन ना तो खनन विभाग और ना ही वन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान दिया। अवैध खनन के चलते मुख्य मार्ग का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। ये मार्ग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासक अकादमी और केम्प्टी फॉल गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ता है। ये मार्ग कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी दरारें आ गई है और भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना होने की भी संभावनाएं हैं। बता दें कि पर्यटन नगरी मसूरी में अवैध खनन और प्लॉटिंग का कारोबार काफी फल फूल रहा है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी इस पर मौन साधे हैं। प्राधिकरण बीच कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। भूमि
भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की बुनियाद पर जेसीबी मशीन लगाकर खुदाई शुरू कर दी। हालांकि जब इस संबंध में अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने जांच का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ दिया। क्षेत्रीय सभासद सचिन गुहेड़ ने कहा कि यदि इस प्रकार का अवैध खनन हो रहा है तो अधिकारियों से जांच की मांग करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई अवैध खनन या अवैध तरीके से काम चल रहा है तो इसकी उच्च स्तरीय अधिकारियों से मैं मांग करता हूं कि उच्च अधिकारी इसमें संज्ञान लें कि क्या कुछ मामला है, क्योंकि अगर रोड अगर एनएच की गिरती है तो इससे पूरा यातायात बाधित हो रहा है। पूर्णतः ये रोड बंद हो चुकी है और अगर कोई भी अगर भूमाफिया इस तरह का काम करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसकी जांच बैठाई जाए। ऐसा है कि उत्तराखंड जब से बना है ना, अगर अधिकारी सारे मिलकर अगर सही से काम करें तो ये आपदाएं आना बंद हो जाए और कोई भी अगर गलत कार्य होता है तो होगा ही नहीं, क्योंकि अधिकारी का डर तो होना चाहिए। अब यहाँ अगर अधिकारी मौके से फरार हैं या मौके पे आ नहीं रहे हैं या कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह का। रुड़की की गंगनहर में डूबे आईआईटी रुड़की के छात्र की तलाश जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जल पुलिस और के साथ आर्मी और सिविल लाइन कोतवाली पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। सभी टीमें सुबह से ही गंगनहर लापता हुए छात्र की तलाश में जुटी हुई हैं। महर्षि वाल्मीकि घाट से लेकर आसफ नगर झाल तक गंगनहर में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल छात्र का कोई सुराग नहीं मिल पाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने स्वयं मौके पर पहुंचकर ग्राउंड जीरो का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जल पुलिस और रुड़की आर्मी की संयुक्त टीमें व्यापक स्तर पर सर्च अभियान चला रही है। संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ हरिद्वार पुलिस का रेस्क्यू मिशन जारी है। उन्होंने आमजन से गंगनहर जैसे तेज बहाव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरते और निर्धारित सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। की शाम को रुड़की के रविदास घाट के पास में कुछ छात्रों के बैठे होने और उसके उपरांत एक छात्र के पैर फिसल के गंगनहर में जाने और उसके डूबने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें हमारी एसडीआरएफ की, जल पुलिस की और बाद में एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया था। जो बह गए छात्र की आइडेंटिटी आशीष शुक्ला, जो एमबीए का छात्र था, आईआईटी रुड़की में पढ़ाई कर रहा था, अध्ययनरत था, उसके रूप में हुई है। अभी हमारी सभी सर्च टीमें लगातार लगी हुई हैं और जितना जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे कि उसको उसकी डेड बॉडी या उसकी बॉडी को प्राप्त किया जा सके और फिर आगे की जो भी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के आह्वान पर उत्तराखंड के मजदूर वर्गों की ओर से विभिन्न औद्योगिक और अन्य प्रतिष्ठानों में कामगार वर्ग के साथ ही आंगनबाड़ी आशा वर्करों और भोजन माताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही न्यूनतम वेतन और 8 घंटे काम के अधिकार को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। इसके साथ ही श्रम कानून में किए गए बदलाव और निजी स्कूलों में कार्यरत अध्यापक कर्मचारी को सरकारी मानकों पर वेतन देने की मांग की गई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राजेंद्र पुरोहित ने बताया कि आज मजदूर वर्ग सड़कों पर है। इसके साथ ही किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी निर्णय नहीं ले पाई है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर और आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाएं न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 44 श्रम कानून को रद्द कर दिया गया है। सरकार मात्र पूंजीपतियों तक सीमित रह गई है। महत्वपूर्ण जो ये लड़ाई है, ये मजदूरों की, जो देश में ट्रेड यूनियन है, जो न्यूनतम जो सरकार ने जो श्रम कानून थे 44 उनको खत्म करके 4 श्रमिक समुदायों में लागू कर दिए। इस श्रमिक समुदाय से होने से एक तो आम जो मजदूर है उसको न्यूनतम मजदूरी का अधिकार खत्म हो गया उसका, दूसरी बात उसका यूनियन बनाने का अधिकार खत्म हो गया। जो किसान है, किसान भी आज आंदोलन में वो इसलिए विरोध कर रहा है। आपने देखा हो यहाँ पर आंगनबाड़ी आशाएं भोजन माताएं कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा सन 77 में आज 50 साल आंगनबाड़ी को बने हुए, लेकिन वो भी आज स्कीम वर्कर है। जो भोजन माता न्यूनतम ताजा भोजन मिलता था उसको बंद कर रहे हैं। और दूसरी बात, नीतियां सरकार की जन विरोधी नीति, उसके खिलाफ किसान और मजदूर।
रामनगर नाथुपुर छोई निवासी और आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता देव बिष्ट ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर उन्होंने रामनगर थाने और एसएसपी ऑफिस में रिपोर्ट दर्ज कर सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल नंबर पर 3 से 4 बार कॉल की। शुरुआत में वे 2 बार कॉल नहीं उठा पाए, लेकिन जब उन्होंने तीसरी बार फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद उन्होंने तुरंत रामनगर थाने और एसएसपी कार्यालय में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस प्रशासन से खुद के और अपने परिवार के लिए सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने देव बिष्ट को उचित कार्रवाई करने और धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। भंडारी और संजय कुमार के साथ चेकिंग करते हुए एक अनजान नंबर से मेरे पास कॉल आता है, लास्ट में उसके 508 है। तो 2 बार आया, मैंने नहीं उठाया, सोचा कोई होगा, मैंने अनजान समझ के नहीं उठाया। तीसरी बार मैंने वो फोन फिर उठा लिया तो उस तरफ से फोन में कोई व्यक्ति मेरे से बात करता है और एक तरफ से मतलब मेरी हेलो कहने के बाद सीधे गाली गलौज में उतर जाता है। माँ की बहन की गंदी गंदी गालियों का प्रयोग करता है, मुझे जान से मारने की धमकी बोलता है, तुझे गोली मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।